नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और अस्थि युद्ध। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। और ये बाकेलाल की लोक यात्रा सीरीज की कॉमिक्स है। इसके पहले कि मैंने सारी कॉमिक्स को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। महाराज, अपनी शक्ति से अस्थि युद्ध हमारी सारी अस्थियां गायब कर ले गया है। और अरे महाराज बचिए, वो भेड़िया इसी ओर आ रहा है। बांकेलाल, रोको इस भेड़िए को। अस्थि युद्ध ने तो हम भेड़ियों की समस्या ही हल कर दी है। अब शिकार की हड्डी भी गले में अटकने का भय नहीं रहेगा। बस खाए जाओ, खाए जाओ। अस्थि नगर के राजा अर्थि युद्ध की मृत्यु के पश्चात उसके दोनों पुत्रों भीम युद्ध और अस्थि युद्ध में राज्य के सिंहासन को लेकर ठन गई। भैया, आपका अनुज होने के नाते मैं अस्थि नगर का राजा नहीं बन सकता। यूं कारण मेरे राजा ना बनने के लिए अपर्याप्त है। हम दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। राज सिंहासन पर जितना आपका हक है, उतना भी मेरा भी अधिकार होवे है। तो कि मैं झूठ बोलिया, ते कि मैं कुफर तो लिया, कतई नहीं। किंतु ये नियम है, अस्थि युद्ध की बड़ा भाई ही हमेशा पिता की मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन ग्रहण करता है। भैया, राजा मुझे बनने दो। मैं अपनी जादूगरी विद्या से बड़े बड़े देशों को गुलाम बना लूँगा और फिर तुम्हें भी उनमें से किसी देश का राजा बना दूंगा। के सोचिया बड़े भाई, तुम्हें राजा बना दिया तो अपनी जादूगरी विद्याओं के बल पर तुम अनाचार फैला दोगे राज्य में। यह हरगिज नहीं होगा। नहीं होगा? कतई नहीं। तब फिर फैसला इब युद्ध से होगा। दोनों की गद्दाएं आपस में टकरा गई। टनाक, दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। तड़ाक, युद्ध में पलड़ा भारी रहा भीम युद्ध का। तड़ाक, आई, और पूरी रात्रि चले उस युद्ध का अंततः निर्णय हो गया। तुम परास्त हो गए अस्थि युद्ध, किंतु अगर तुम अपनी हट छोड़ दो तो हम तुम्हें अभी भी क्षमादान दे सकते हैं। भीम युद्ध, अस्थि युद्ध को अगर कोई वस्तु ना मिले तो वो उसे छीन लेवे है। अभी मैं जाऊं हूँ भीम युद्ध, लेकिन शीघ्र ही फिर लौटूंगा और तब अपनी शक्ति के बल पर मैं अस्थि नगर का राजा बनूंगा। अस्थि युद्ध के जाने के पश्चात राज दरबार में अस्थि युद्ध चुप नहीं बैठेगा। हमें अपनी प्रजा की सुरक्षा का इंतजाम अभी से करना होगा। महामंत्री जुलाब सिंह ने शीघ्र कहा। महाराज, अस्थि नगर के चारों ओर लोहे के कंटीले तारों की बाड़ लगवाना और नगर द्वार पर उचित सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व तो आप मुझ पर छोड़ दें। ठीक है महामंत्री जुलाब सिंह, हम ये कार्य तुम्हें सौंपते हैं। नगर के चारों ओर मजबूत बाड़ लगा दी गई। अब कोई भी आज्ञा पत्र के बिना नगर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इधर जादूगर अस्थि युद्ध जुट गया था एक घोर तपस्या में। वर देवता वर दे, जब तक तेरे दर्शन न होंगे मैं अपनी मूंछ का एक एक बाल उखाड़कर तुझे यज्ञ आहुति दूंगा। मूंछ तो मेरी नकली है। इब देवता के सामने दर्द होने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। इधर पृथ्वी पर आने के बाद विभिन्न संकटों का सामना करते हुए बाकेलाल और विक्रम सिंह दोनों विशालगढ़ की ओर अग्रसर हैं। विशालगढ़ पहुंचने तक न जाने हमें अभी और कितने संकटों का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष के पश्चात ही सफलता मिलती है महाराज, यानी विशालगढ़ का राज सिंहासन। बाकेलाल, वो देखो उल्लू। उल्लू तो मैं रोज ही देखता हूँ महाराज, तभी तो सारी दिनचर्या मनहूस गुजरती है। किंतु बाकेलाल, तुमने हमें तो कभी नहीं दिखाया उल्लू। कहीं आईना मिला तो अब की जरूर दिखाऊंगा महाराज। इसी प्रकार समय व्यतीत करते दोनों आगे बढ़े चले जा रहे थे। पहले मुझे तो देख लो मूर्खो, मेरा नाम है जादूगर अस्थि युद्ध। जादूगर अस्थि युद्ध? हाँ,
और मेरे हाथ में थमी इस हड्डी को कहते हैं कंकाल केतु। यो जिससे छू जावे है उसके जिस्म का कंकाल बाहर कर देवे। ते फिर मैं झूठ बोलिया, कोई ना कोई ना। तो फिर कि मैं कुफर तो लिया, भाई कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। अरे रे, मगर तुम इस कंकाल केतु को हमसे क्यों छुआ रहे हो? के है भाई कि मरने चाहिए तुम्हारे कंकाल। इब कंकाल केतु ना छुआऊंगा तो के छुआरा, तो के छुआरा छुआऊंगा। महाराज, अगर इस जादूगर ने कंकाल केतु हमसे छुआ दिया तो गजब हो जाएगा। बाकेलाल, इस मुसीबत से बचने का एक ही हल है, भागो। अरे शिकार निकल जावे है तो मेरे पैरों में के मेहंदी लगी से। मर गए। जादूगर अस्तेयोद हमारा पीछा कर रहा है। बाकेलाल, लगता है उल्लू की छाया फिर पड़ गई है हम पर। लगता है महाराज की इस उल्लू की छाया से तो मैं 7 जन्म तक भी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। तुम ठीक कहते हो बाकेलाल, किंतु इस जादूगर से पीछा छुड़ाना बहुत आवश्यक है। इसी पर ठिठक कर रुक गए दोनों। महाराज, भेड़िया भेड़िया, उफ, मर गए। इसे भी अभी आना था। तैयार हो जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कहाँ शिकार कैसे किया जाता है। सिर पर आ पहुंचा जादूगर अस्तियुत भी। वाह, अब ये दोनों लकड़बग्गे मेरे कंकाल केतु से ना बच पाएंगे। बुरे फंसे बाकेलाल। और आखिर वो हो गया जिसकी दोनों ने कल्पना भी ना की थी। ये छुआ दिया जादूगर अस्तियुत ने दोनों को कंकाल केतु। उफ, ये तो कोई जादूगर है। अगले ही पल दोनों जड़ से हो गए और महाराज, मैं हिल भी नहीं पा रहा और शरीर से कंकाल भी निकला चला जा रहा है मेरा। यही हाल मेरा भी है प्यारे बाकेलाल। उनकी होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों के कंकाल ले जाऊंगा, तो कि मैं झूठ बोलिया, कोई ना कोई ना। तो फिर मैं कुफर तो लिया, भाई कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। बाकेलाल और विक्रम सिंह के देखते ही देखते जादूगर अस्तियुत दोनों के कंकालों सहित वहां से 9-2-11 हो गया। अस्तियुत के जाते ही बाकेलाल, कंकालों के गायब हो जाने के कारण अब हमारे जिस्म फूले हुए गुब्बारे के समान है। उफ, अगर किसी ने इन गुब्बारों को फोड़ दिया तो हम कहीं के ना रहेंगे महाराज। वाह, बिना हड्डी का शिकार यानी मांस ही मांस। बाकेलाल, हम तुम एक जंगल में फंसे हो और भेड़िया अपने बच्चों सहित आ जाए। महाराज, भेड़िए से मैं कहूँ कि मुझे छोड़कर तुम्हें खा जाए। अब शिकार की हड्डी भी बच्चों के गले में अटकने का भय नहीं, बस खाए जाओ खाए जाओ। इसी क्षण भेड़िए ने विक्रम सिंह पर छलांग लगा दी। इस बाकेलाल में तो कंकाल के अलावा कुछ था ही नहीं। इसे छोड़ना ठीक नहीं। मैं इस मोटे का ही हाथ अपने बच्चे को खाने को दूंगा। नहीं नहीं। लेकिन ये क्या, जैसे ही भेड़िए ने विक्रम सिंह का हाथ दबोचने के लिए अपना जबड़ा आगे बढ़ाया, ओह, ऋषि के साप के कारण मेरे इस हाथ में सही समय पर विकार उत्पन्न हो गया। बापू को शिकार करना नहीं आता, बापू को शिकार नहीं आता। चुप करो शैतानों, और अब देखो मेरे दांत और दांतों की धार। भेड़िया पुनः इस पर विक्रम सिंह की टांग पर झपट पड़ा और ओह, अब मेरी इस टांग में विकार उत्पन्न हो गया। इसी के साथ विक्रम की टांग का विकार भी दूर हो गया। फिर दोनों वहां नहीं रुके और बापू को शिकार करना नहीं आता। बाकेलाल, हमारे बुरे दिन जरूर आए हुए हैं, लेकिन उतने भी बुरे नहीं कि ये भेड़िया हमारा शिकार कर ले भागे। फिर दोनों एक नगर के निकट पहुंचकर ही रुके। रुक जाइए महाराज, अब हम खतरे से बाहर हैं। शुक्र है ईश्वर का कि उस भयानक वन से पीछा छूटा। महाराज, नगर द्वार पर तो बेहद कड़ी चौकसी है
प्रत्येक राज्य में दुश्मन घुसपैठियों की रोकथाम के लिए ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए बाकेलाल। दोनों को नगर के द्वार पर ही रोक लिया गया। ठहरो, इस राज्य में प्रवेश का अपना आज्ञापत्र दिखाओ। ये आज्ञापत्र परदेशियों को उन्हीं के देश में हमारे प्रतिनिधियों द्वारा जारी किया जाता है। आज्ञापत्र? हमारे पास तो कोई आज्ञापत्र नहीं है। तब फिर तुम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। फुसफुसाहट। महाराज, रात घिर रही है, हमारा नगर में जाना बेहद आवश्यक है। फुसफुसाहट। तुमने सुना नहीं बाकेलाल, इस नगर के नियम के मुताबिक हम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फुसफुसाहट। किंतु महाराज, अगर हमने नगर में प्रवेश नहीं किया तो आज रात जरूर हम किसी जंगली जीव के पेट में प्रवेश कर जाएंगे। फुसफुसाहट। तब फिर क्या करें? तुम दोनों अभी तक यहीं पर खड़े हो, क्या फुसर फुसर कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल और विक्रम सिंह सैनिक की बात का जवाब दे पाते, नगर की ओर से उठा त्रियों शोर, बचाओ बचाओ। अरे, ये नगर से शोर कैसा उठ रहा है? अवश्य नगरवासियों पर कोई संकट आ पड़ा है। उनमें से कुछ सैनिक तुरंत उस शोर का कारण जानने के लिए आगे बढ़ गए। उधर नगरवासियों ने उन दो कंकालों को देखकर भय फैल गया था। कहाँ से प्रवेश कर गए ये दोनों कंकाल नगर में? नगर के चारों ओर तो बाड़ लगा दी गई है। ये जरूर जादूगर अस्तियोत के सेवक हैं। हम सुरंग बनाते हैं, बाढ़ हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम लूटेंगे तुम्हारे कंकाल। मुझे कहते हैं कांकेलाल। कांकेलाल? और मुझे कहते हैं विक्रम सिंह। कांकेलाल ने जड़ दी एक नागरिक पर गद्दा। मरा रे, बचाओ। तुम मरेगा नहीं रे, बस तेरा कंकाल अब तेरे जिस्म में नहीं रहेगा। विक्रम सिंह ने भी एक पर वार कर दिया। विक्रम सिंह के हाथों ना कोई बचा है या ना कोई बचेगा। आई! दोनों नागरिकों के जिस्मों से उसके कंकाल बाहर निकल गए। स्वामी बचाओ, मेरा कंकाल गया, अब मेरा क्या होगा? बोलो जादूगर अस्तियोत की जय। उन दोनों कंकालों की ओर बढ़ते सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़े। अरे, ये दोनों कंकाल तो उन परदेशियों के मालूम पड़ते हैं जो नगर द्वार से भीतर आना चाहते थे। इसका मतलब कि वे सचमुच जादूगर अस्तियोत के आदमी हैं और खुद भीतर प्रवेश ना पा सके तो अपने कंकालों को भीतर प्रवेश करा दिया। मारो इन शैतानों को, समाप्त कर दो। ओह सैनिक, जादूगर अस्तियोत ने कहा था कि हमें यहाँ व्यर्थ का हंगामा नहीं करना है और अपना आज का कार्य संपन्न होते ही वहाँ से फरार हो जाना है। और हमारा आज का कार्य समाप्त हो चुका है। दोनों बाड़ के नीचे खोदी गई सुरंग की ओर भाग पड़े। चलो कांकेलाल, भागो। फिर इससे पूर्व के सैनिक उन तक पहुंच पाते, कांकेलाल और विक्रम सिंह सुरंग के रास्ते 9-2-11 हो गए। सैनिक सुरंग के निकट आकर रुक गए। इन दोनों का पीछा करके अब कोई लाभ नहीं होगा। हमें तुरंत नगर द्वार पर पहुंचना चाहिए और हम इस सुरंग का मुंह बंद करने के लिए यहीं रुक जाते हैं। इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह नगर में प्रवेश का तरीका खोज चुके थे। महाराज, हम तो भूल ही गए थे कि अब हमारे जिस्मों में कंकाल नहीं है और हम भी सांप की तरह रेंगकर इन तारों के नीचे से निकल सकते हैं। वाह, ये बात हमारे मस्तिष्क में देर से आई पर दुरुस्त आई। दोनों नगर में प्रवेश कर गए। कम से कम अब जंगली भेड़ियों का भय तो नहीं रहेगा। हाँ, किंतु उन सैनिकों का क्या करोगे जो हमें देख चुके हैं? ये तो वही परदेसी हैं। ये नगर में प्रवेश कैसे कर गए? पकड़ो इन्हें। बाकेलाल, घबराने की जरूरत नहीं। हमने नगर में प्रवेश का नियम भंग किया है। हमें इस अपराध का छोटा मोटा दंड मिल सकता है, किंतु हम नगर में आज की रात सुरक्षित तो रह सकेंगे। खबरदार, कोई भी गलत हरकत या फरार होने की चेष्टा मत करना। इसी पल सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। लेकिन बाकेलाल ठहरा। बाकेलाल, इस मुच्छर के चक्कर में रहा तो जरूर मारा जाऊंगा। भाग ले बेटे बाकेलाल। बाकेलाल, रुक जाओ।
क्षण भर में ही बाकेलाल सर्प की मानिंद तन्ने से लटका वृक्ष पर चढ़ता चला गया और फिर जैसे ही दूसरी ओर कूद कर भागा। बाकेलाल भाग रहा है, पकड़ो इसे। बाकेलाल को पकड़ना हंसी खेल नहीं। राज उद्यान की कंटीली झाड़ियों को पार करता बाकेलाल दौड़ा चला गया। रुकने का अर्थ होगा खुद को सैनिकों के हाथों बंदी बना लेना। फिर लाख खोजने पर भी बाकेलाल उन सैनिकों को ना मिला। उधर राज दरबार में राजा भीम युद्ध चिंता मग्न था। क्या अस्थि युद्ध के 2 कंकाल सैनिक हमारे 2 नागरिकों के कंकाल लूट कर ले गए? इसका मतलब अस्थि युद्ध शक्ति प्राप्त कर लौट आया है और आते ही उसने अपनी हरकतें भी आरंभ कर दी है। प्रातः ही मुझे राजगुरु से भेंट करनी होगी। इसी के साथ भीमयुद्ध ने दरबार बर्खास्त किया। दरबार बर्खास्तगी की घोषणा के बाद जब सैनिकों ने विक्रम सिंह के साथ राज दरबार में प्रवेश की इजाज़त मांगी, नहीं, अब महाराज कल प्रातः से पूर्व किसी से नहीं मिलेंगे। ओह, तब फिर आज रात विक्रम सिंह को कैदी बनाकर काल कोठरी में रखना होगा। इधर अर्धरात्रि के समय महल के पिछवाड़े से वो साया महल में प्रवेश कर रहा था। जादूगर अस्थि युद्ध के आदेश से आज मुझे महाराज भीम युद्ध का कंकाल लेकर जाना है और इधर बांकेलाल, जिस पल की मुझे प्रतीक्षा थी वो आ गया है। इस राजा के बनाए नियमों के कारण ही मेरी इतनी गत बनी है। आज मैं इसकी जीभ काट लूँगा ताकि ये फिर कोई नियम ना बना सके। और अचानक चौंक पड़ा बांकेलाल। अरे, खिड़की से रहस्यमय ढंग से ये कौन भीतर आ रहा है? वापस उसी साइका के नीचे समा गया बांकेलाल। किसी के झिंझोड़े जाने से हड़बड़ाकर उठ बैठा राजा भीम युद्ध। कौन है कक्ष में? उफ। राजा भीम युद्ध, मैं हूँ बांकेलाल का कंकाल कांकेलाल। तेरा कंकाल ले जाने आया हूँ। मेरा कंकाल? उफ। फिर इससे पहले कि कांकेलाल की गद्दा घूम पाती या राजा भीम युद्ध मदद के लिए चिल्ला पाता, बांकेलाल ने आओ देखा न ताओ और बेटे कंकाल, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आए, ये नीचे कौन छिपा बैठा है? राजा भीम युद्ध भी सारा मामला तुरंत ही समझ गए। अब तो जीवित नहीं बचेगा कांकेलाल, मर गया मैं तो। मेरी गद्दा भी हाथ से निकल गई और ये तो बांकेलाल है। कांकेलाल के पास बचने के लिए समय बहुत ही कम था, अतः छोड़ दे दुष्ट, तूने सारे काम का क्रियाक्रम कर दिया है। धाड़, तोड़ दिया जबड़ा। आए, मगर जबड़ा तो भीतर है ही नहीं। बच गया जबड़ा। बांकेलाल अपनी गद्दा पर झपटा ही था कि कड़ाक, गद्दा नष्ट हो गई। उफ। फिर जैसे ही राजा भीम युद्ध ने कांकेलाल पर प्रहार करने के लिए तलवार ऊपर उठाई कि चीख पड़ा बांकेलाल, नहीं महाराज, इस पर प्रहार मत कीजिएगा। ये मेरा ही कंकाल है। यही अवसर है, अब मुझे भाग निकलना चाहिए। कांकेलाल ने राजा भीम युद्ध पर वो वार बड़ी ही फुर्ती के साथ किया। मैं फिर आऊँगा राजा। बांकेलाल ने फरार होते कांकेलाल को दबोच लिया। रुक जा कांकेलाल, मत भाग, वरना एक ही घूंसे में तेरा जबड़ा हिला दूंगा। हिला मेरा जबड़ा? फिर जब तुझे तेरा कंकाल मिल जाए तो पोपला ही रही हो सारी उम्र। बांके को असावधान देख कांकेलाल ने अपने सिर की टक्कर उसके सीने पर जड़ दी। धड़ाक। अब धीरे पीट, तेरा ही जिस्म है। उसके बाद वहां नहीं रुका कांकेलाल। भागो। ठीक इसी पल कई सैनिकों ने भीतर प्रवेश किया। अरे बांकेलाल, जिसकी तलाश में हम ना जाने कब से थे, ये यहाँ महाराज के कक्ष में कैसे पहुँचा? पकड़ लो इसे। ठहरो, आज बांकेलाल की वजह से ही हम सुरक्षित हैं, अन्यथा वो दुष्ट कांकेलाल हमारा कंकाल लूट ले गया होता। ओह, किंतु मैं तो यहाँ राजा के अंग भंग करने आया था। किंतु बांकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि कांकेलाल हमारे कक्ष में हमारा कंकाल लूटने के लिए आने वाला है? महाराज, वो मेरा ही कंकाल है जिसे अस्थि युद्ध ने लूट लिया था।
ना जाने क्यों मुझे एकाएक ही लगा कि कांकेलाल ऐसी हरकत करने वाला है, इसलिए मैं सैनिकों की पकड़ से फरार होकर यहाँ आकर छिप गया और आपके सैनिक मुझे ही अस्थि योद्ध का साथी समझकर मेरी खोज में यहाँ तक आ पहुँचे। क्या? महाराज, हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई। हम अभी जाकर बांकेलाल जी के साथी विक्रम सिंह को भी स्वतंत्र कर देते हैं। शुक्र है जान बच गई, अगर इन्हें मेरी सही उद्देश्य की जानकारी हो जाती तो ये मुझे पकड़कर सूली पर टांग देते। कुछ ही देर में विक्रम सिंह भी वहाँ उपस्थित थे। बांकेलाल, मैं जानता था कि तुम अकारण ही सैनिकों की कैद से फरार नहीं हुए। बचाओ! तब तक भोर का उजाला फैलने लगा था और तभी एक राज दरबारी ने आकर राजगुरु पोपल जी महाराज के आगमन की सूचना दी। ओह, हम तो स्वयं आज उनके दर्शन के लिए जाने वाले थे। कहाँ हैं वे? विशेष अतिथि कक्ष में महाराज। राजा भीम युद्ध बांकेलाल और विक्रम सिंह के साथ लेकर विशेष अतिथि कक्ष में राजगुरु पोपन जी महाराज के सम्मुख उपस्थित हुए। प्रणाम राजगुरु। आओ वत्स, तुमने कल रात्रि हमें स्मरण किया और हम चले आए। कहो, क्या कष्ट है वत्स? आप तो अंतर्यामी है राजगुरु, कष्ट का निवारण करें। वत्स, अस्थि योद्ध ने अपने देवता को प्रसन्न कर कंकाल केतु प्राप्त कर लिया है और अब कंकाल केतु का सामना करने के लिए तुम्हें जो शक्ति चाहिए उसका नाम है कंकाल हेतु। कंकाल हेतु तुम्हारे हाथ में आते ही तुम्हारे नागरिकों के कंकाल उन्हें वापस मिल जाएंगे। कंकाल हेतु तुम्हें मिलेगी भूखी घाटी में, लेकिन ध्यान रहे कंकाल हेतु प्राप्त करने से पूर्व भूखी घाटी की भूख शांत करना अत्यंत आवश्यक है। और ये भूख कैसे शांत होगी ये हमें नहीं पता। कंकाल हेतु प्राप्तकर्ता को ही भूखी घाटी के भोजन का इंतजाम करना होगा, अन्यथा भूखी घाटी उसे ही खा जाएगी। राजगुरु के जाने के पश्चात किंतु ये अदम्य साहसी व्यक्ति कौन होगा जो ये कार्य करेगा? उसमें सोचना कैसा? ये कार्य तो केवल बांकेलाल ही कर सकता है। क्यों बांकेलाल? मैं पसीने छूट गए बांकेलाल के। वाह, मैं भी इसे ही बलि का बकरा बनाने की सोच रहा था। बांकेलाल देखो, इनकार मत करना। किंतु बांकेलाल दुखियों के कष्ट निवारण के लिए अपनी जान भी दे सकता है महाराज, आप जरा भी चिंता ना करें। किंतु बांकेलाल की एक ना चली और अंततः उसे कंकाल हेतु शक्ति प्राप्त करने जाना ही पड़ा। जाओ बांकेलाल, ईश्वर भूखी घाटी से तुम्हारी रक्षा करे। मोटे मुच्छड़, तुझे तो विशालगढ़ पहुंचने तक मैं समझ ही लूंगा। इधर अस्थि योद्ध के भेजे कंकाल अस्थि नगर में भयानक उत्पात मचाने आ पहुंचे। हमें चाहिए कंकाल। नगरवासियों में उन्हें देखते ही भगदड़ मच गई। भागो, वरना ये हमारे कंकाल लूट ले जाएंगे। लूट लो इनके कंकाल। देखते ही देखते कई कंकाल पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। लूटो लूटो कंकाल लूटो। वाह, आज जादूगर अस्थि योद्ध अति प्रसन्न होंगे। फिर शीघ्र ही आज वो दिन आ गया जिसकी मैंने प्रतीक्षा की थी। अस्थि नगर निवासियों के कंकालों की सेना की मदद से आज मैं अस्थि नगर पर आक्रमण करके राज सिंहासन पर अपना कब्जा करूंगा और भैया भीम युद्ध के कंकाल को अपना गुलाम बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले इन कंकालों की सेनाओं की गदाओं में भरी कंकाल केतु की शक्ति को मैंने वापस खींच लेना होगा। कहीं इनमें से किसी ने षड्यंत्र करके अपनी गद्दा मुझसे छुआ दी तो मेरा भी कंकाल उसका गुलाम बन जाएगा। अस्थि योद्ध ने कंकाल केतु की मदद से सभी कंकालों की गदाओं में भरी शक्ति वापस खींच ली, लेकिन शायद सभी की नहीं। कांकेलाल किसी का गुलाम नहीं बना रहेगा। मैं जानता था कि अस्थि योद्ध हमेशा की तरह ऐसी हरकत अवश्य करेगा, इसलिए मैंने पहले ही गद्दा बदल दी है। अब आएगा मजा। आखिर था तो वो बांकेलाल का ही कंकाल। जादूगर अस्थि योद्ध अपनी कंकाल सेना के साथ अस्थि नगर की ओर चल पड़ा। बोलो अस्थि नगर के राजा अस्थि योद्ध की जय। ये रही शक्ति गद्दा। अब अस्थि नगर के राजा कांकेलाल की जय बोलो मूर्खों।
इधर बाकेलाल राजा भीमयुत की बताई जगह पर आ पहुंचा। यही है भूखी घाटी जिसमें मुझे मिलेगी शक्ति कंकाल हेतु। किंतु यहाँ मुझे भूखी घाटी की क्षुधा शांत करने का तो कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर वो शक्ति तो मुझे हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि जब तक कंकाल है तो मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मेरा कंकाल भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। सहसा कुछ सोचकर बाकेलाल ने एक बौना वृक्ष उखाड़ दिया। भूखी घाटी के भूखे के इंतजाम के चक्कर में रहा तो फिर मैंने प्राप्त कर ली वो शक्ति। एक घने वृक्ष के पत्ते तोड़कर बाकेलाल ने अपने शरीर पर बांध लिया और फिर छतरी की तरह उस वृक्ष को उठाकर चल पड़ा। इस प्रकार मैं भूखी घाटी की निगाहों में आए बिना ही उस शक्ति तक पहुंच जाऊंगा। वाह, तेरे मस्तिष्क का भी जवाब नहीं बाकेलाल। बाकेलाल भूखी घाटी में आ पहुंचा। कहाँ मिलेगी मुझे वो शक्ति कंकाल हेतु? अचानक प्रसन्नता से उछल पड़ा बाकेलाल। अरे वाह, वो रही सरोवर में शक्ति कंकाल हेतु। बाकेलाल सरोवर में उतर गया। ओह, इस सरोवर का जल तो मेरे घुटनों तक ही आ रहा है। किंतु जैसे ही उसने कंकाल हेतु को अपने हाथ में लिया भूखी घाटी की भूख मिटाए बिना कंकाल हेतु को किसने छुआ? उफ, भूखी घाटी कंकाल हेतु के स्पर्श से पकड़ती है और अपने शिकार को, और मैं खामखा ही वृक्ष बना भूखी घाटी से बसता रहा। अब क्या होगा? भूखी घाटी के हाथ ने दबोच लिया बाकेलाल को। भूखी घाटी में से अब तो जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा रे मानो। मर गया मैं तो, नहीं बचने का। बाके को कुछ और सूझा ही नहीं। ओह, ये क्या हरकत कर दी मेरे शिकार ने अपने शिकारी पर। और अचानक वाह, अद्भुत, चम चम चपर चपर, आनंद आ गया। बाकेलाल भी आश्चर्यचकित रह गया। बाकेलाल, इस वृक्ष के फल एवं पत्तियां खाकर तो मेरी भूख लगता है 7 जन्मों तक मिट गई है। यम चम 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 चपर चपर, बेहद प्रफुल्लित नजर आने लगी भूखी घाटी। बाकेलाल, अगर तुम मुझे ऐसे विलक्षण वृक्षों का पता बता दो तो मैं तुम्हें ये कंकाल हेतु प्रसन्नता से ले जाने दूंगी। ऐसे वृक्षों की तो घाटी के मुहाने पर भरमार है। भूखी घाटी ने प्रसन्नता से बाकेलाल को कंकाल हेतु देकर विदा किया। वाह, अपने आलस के कारण मैं घाटी में ही पड़ी रही और स्वादिष्ट भोजन मेरे कदमों पर ही पड़ा था। अगर बाकेलाल घाटी में प्रवेश ना करता तो मैं आजीवन भूखी ही रहती। वाह, कंकाल हेतु तो मैंने प्राप्त कर लिया। अब मुझे प्राप्त करना है अपना कंकाल। अपना कंकाल प्राप्त करने के लिए मैं अस्थि योद्ध को कंकाल हेतु का भय दिखाकर उसके साथ मिल जाऊंगा। इस प्रकार अस्थि योद्ध बन जाएगा राजा और मुझे मिलेगा राजा का आधा खजाना। इधर अस्थिनगर में कई सुरंगों की मदद से अस्थिनगर में प्रवेश किया। मेरे जवान बहादुर सैनिकों, अस्थिनगर पर कब्जा कर लो। सेना तैयार थी राजा भीमयुत की भी। अस्थिनगर का प्रत्येक नागरिक सेना का ही हिस्सा है। आओ बहादुरों, रणभूमि में कूद पड़ो, मारो या मरो। दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी थी। भीमयुत, देख, मैं लौट आया और खाली हाथ नहीं लौटा। महाराज, इसकी सेना में शामिल ये सभी कंकाल हमारे नागरिक के हैं और हमारी सफलता बाकेलाल की सफलता पर निर्भर करती है। किंतु ये बाकेलाल शक्ति प्राप्त करके लौटा क्यों नहीं अभी तक? चुप क्यों है भीमयुत? मन में जवाब दे, युद्ध या समर्पण? अस्थि योद्ध, तुम जानते हो कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे युद्ध स्वीकार है। इसी के साथ युद्ध छिड़ गया। तुम्हारे सैनिकों के कंकाल तो मैं लूट कर ले ही जा चुका हूँ। अब उन्हें मौत के घाट मेरे सैनिक उतार देंगे। और तुम्हारे कंकाल को भी मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। विक्रम सिंह अपने कंकाल विक्रम सिंह से लड़ रहा था। विक्रम सिंह, तूने मुझे ना जाने कितने वर्षों से अपने जिस्म में कैद कर रखा था। आज बदला लेने का अवसर आ गया है। इधर अस्थि युद्ध और भीम युद्ध की भी गद्दाएं आपस में टकरा गई। मैंने अपने कंकाल हेतु को इस गद्दा में परिवर्तित कर दिया है।
भीमयुद्ध, अगर गद्दा तुझसे छू गई तो फिर तुम्हारे कंकाल को मेरा गुलाम बनने से कोई नहीं बचा सकता। इधर कांकेलाल भी अपना षड्यंत्र रच रहा था। मुझे अस्थि युद्ध के निकट पहुंच जाना चाहिए ताकि भीम युद्ध की मृत्यु के साथ ही मैं अपनी गद्दा उससे छुआकर उसके कंकाल को अपना गुलाम बना लूं। अस्थि युद्ध और भीम युद्ध में भयानक युद्ध हो रहा था। बाल बाल बचा। सहसा चौंक पड़ा विक्रम सिंह। बांकेलाल, बांकेलाल आ गया। बांकेलाल? बांकेलाल की निगाहें ढूंढती हुई जा चिपकी कांकेलाल पर। बेटा बांकेलाल, अब तू बच के कहाँ जाएगा इस कंकाल हेतु से? ओह, ये मुझे अचानक क्या हो रहा है? कांकेलाल हवा के झोंके के समान बांकेलाल के भीतर समा गया। आह! तीव्र झटके से कंकाल हेतु उछलकर जा पड़ा भीम युद्ध के सामने। महाराज, यही है कंकाल हेतु। ओह, कंकाल हेतु? भीम युद्ध ने बाज की सी फुर्ती के साथ कब्जा कर लिया कंकाल हेतु पर। कंकाल हेतु के भीम युद्ध के हाथ में आते ही अस्थि युद्ध के सारे कंकाल समा गए भीम युद्ध के पोपले सैनिकों में। आह, मेरा कंकाल! मेरा वजन पुनः पहले जैसा हो गया। मेरा कंकाल मुझे मिल गया। आहा! चौंक पड़ा अस्थि युद्ध। अरे ये क्या? मेरे सभी सैनिक एकाएक कहाँ गायब हो गए? ये सारा कमाल कंकाल हेतु का है। इधर बांकेलाल के मस्तिष्क में खुरापात अभी निकली नहीं थी। ओह, मेरे हाथ में थमी है शक्ति गद्दा। इस गद्दा के प्रहार से मैं अभी भीम युद्ध को मौत के घाट उतार देता हूँ। इन परिस्थितियों में अस्थि युद्ध भी बौखलाकर भीम युद्ध पर झपट पड़ा। भीम युद्ध, अब तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगा, अन्यथा मैं कभी अस्थि नगर का राजा ना बन सकूंगा। ठीक इसी पल बांकेलाल की फेंकी गद्दा अस्थि युद्ध से जा टकराई। ठक! आ! हाय, मेरा कंकाल! अस्थि युद्ध के कंकाल को जकड़ दिया भीम युद्ध ने। अस्थि युद्ध, अब अगर तूने कोई गड़बड़ की तो मैं तेरे कंकाल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं भैया, मुझे क्षमा कर दो। सैनिकों, इसे तुरंत काल कोठरी में डाल दो और इसके कंकाल को भी एक अलग कोठरी में कैद कर दो। भीम युद्ध ने दोनों कंकाल केतु शक्ति गद्दाओं को भी नष्ट कर दिया। इस शक्ति का दुरुपयोग ना हो इसलिए इनका नष्ट हो जाना ही उचित है। तब बांकेलाल, आज तुमने संपूर्ण अस्थि नगर की रक्षा की है। हम तुम्हें उपहार में एक सोने की तलवार देंगे। वाह! खजाने के स्थान पर हाथ लग रही है सिर्फ सोने की तलवार। फूटी किस्मत, हो तो बांकेलाल जैसी हो। इसी प्रकार एक बार फिर दोनों निकल पड़े अपनी यात्रा पर। मेरी किस्मत पर लगा ग्रहण कब उतरेगा। अपने प्यारे विशालगढ़ तक ना जाने हम कब पहुँचेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है और देखते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में बांकेलाल कब और किस संकट में पड़ता है और कब पहुँचता है विशालगढ़ में। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।